Good morning. In this lecture, we are going to discuss about the topic macrolides एंटीबायोटिक. मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक क्या होता है, बी फार्म थर्ड ईयर का ये टॉपिक है. इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. तो शॉर्ट टॉपिक है बहुत ही. मैक्रोलाइड्स क्या होते हैं? मैक्रोलाइड्स जो रहते हैं, ये इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए इस एंटीबायोटिक का, तो इसमें एक मैक्रोलैक्टोन रिंग रहता है, मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग रहता है, इसको हम बोलते हैं. और इसके साथ एक शुगर अटैच रहता है, ये जो आप देख सकते हो शुगर अटैच रहता है इसमें. ठीक है, तो ये तो इनका स्ट्रक्चर हो गया. और अगर ड्रग्स देखें तो बहुत ही पॉपुलर ड्रग्स इसमें रहते हैं, जो ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स आजकल कॉमनली यूज किया जाता है. जो फीवर्स, जो भी कॉमन कोल्ड जो भी रहता है, उसमें हम लोग जो यूज़ करते हैं जो एंटीबायोटिक हम लोग, जैसे एजिथ्रोमाइसिन आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और बहुत ही मतलब बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स रहता है इनका. और इनमें सबसे जो ओल्डेस्ट ड्रग है वो है एरिथ्रोमाइसिन. तो एरिथ्रोमाइसिन के बाद इसमें कुछ नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहता है, और भी बहुत सारे इसका साइड इफ़ेक्ट की वजह से न्यूअर मैक्रोलाइड्स जो प्रिपेयर कर क्लेरिथ्रोमाइसिन, टेलिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन सारे ड्रग को. तो इनके बारे में हम देखते हैं एक एक करके. एरिथ्रोमाइसिन के बारे में पहले देखते हैं. ये नैरो स्पेक्ट्रम रहता है, मतलब ज़्यादातर नैरो स्पेक्ट्रम मतलब कि ये ज़्यादा ज़्यादा बैक्टीरिया को किल नहीं करता है. मेनली ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है ये. ठीक है, तो मेनली ये बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, मतलब ग्रोथ को रोकते हैं. लेकिन हायर कंसंट्रेशन पे कभी कभी ये बैक्टीरियोसाइडल भी हो सकते हैं जो उनको किल करते हैं. तो मेनली इनका बैक्टीरियोस्टैटिक रहता है ये. और ये स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रेयस से ऑब्टेन किए जाते हैं. इनका मैकेनिज्म अफेक्शन देखा जाए तो देखिए ये बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं लेकिन अगर हाई कंसंट्रेशन पे कभी कभी ये किल भी कर सकते हैं. और इनका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो रहता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का रहता है. ये क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं. तो सिंपल सा है, इनके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन सारे एंटीबायोटिक के बारे में. तो सिमिलर ये प्रोटीन सिंथेसिस को कैसे करते हैं, तो देखिए आप, जो mRNA हो जो होता है, एक लॉन्ग चेन होता है, इस पर स्पेशल कोड रहता है इस mRNA पे, जिसके थ्रू क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, लॉन्ग पेप्टाइड चेन बनता है. ठीक है, तो mRNA से प्रोटीन सिंथेसिस, लॉन्ग पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं. ठीक है, तो स्टार्टिंग क्या होता है? mRNA रहता है. जब ये mRNA कहाँ से बनता है? तो DNA स्ट्रैंड रहता है, उससे mRNA बनता है. ठीक है, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं. और mRNA से प्रोटीन बनने को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं. तो जो mRNA रहता है, इस पे आके पहले जो राइबोसोम का 2 स्ट्रैंड रहता है, 50S एंड 30 जो कंपोनेंट रहता है, वो आके बाइंड कर लेता है. ठीक है, ह्यूमन में अगर देखा जाए यूकैरियोट्स में तो 60S एंड 40S रहता है. ठीक है, तो इसमें 50S और 30S आके बाइंड कर लिया. फिर क्या होता है कि यहाँ पे स्टार्टिंग जो होता है, इस पे एक पी साइड होता है जिसको हम पेप्टिडाइल साइड बोलते हैं, और एक एक्सेप्टर साइड होता है. इस पे स्पेशल कोडोन रहता है. जैसे mRNA पे बहुत सारे कोडिंग रहता है नाइट्रोजनस बेस का, और उसी को क्या होता है, ट्रांसफ़र RNA जो रहता है रिकॉग्नाइज करता है, उसका कम्प्लीमेंट्री कोड इस पे रहता है और जाके उससे बाइंड करता है. तो ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को ही लेकर आता है. तो सबसे पहले क्या होता है, इस पे एक इनिशियल पेप्टाइड चेन आके बाइंड होता है, और फिर पेप्टिडाइल साइड पे, और फिर उस पर क्या होता है, एक्सेप्टर साइड पर एक इसके कम्प्लीमेंट्री कोडोन, जो C4 है, ये कोडोन रहता है. इसके कम्प्लीमेंट्री कोडोन इस mRNA पे रहता है, ये tRNA पे रहता है, और ये आके इस पे बाइंड करता है. ठीक है, देखिए आप यहाँ पे बाइंड हो गया है. अब बाइंड होने के बाद क्या होता है कि ये जो पेप्टिडाइल ट्रांसफर साइड से ये यहाँ पर आ जाता है, मतलब कि ए साइड पे. देखिए अब यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया. पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है कि अब फिर ये इस साइड देखिए, यहाँ पर एक चेन A4 यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ गया यहाँ पर. ठीक है, तो ये फिर से अपने पुराने साइड पे आ जाएगा. ये देखिए आप यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, तो ये एक चेन बन गया. ठीक है, अब इसी तरह एक नया एक्सेप्टर साइट खाली हो गया, तो एक नया tRNA अपने इस कम्प्लीमेंट्री C5 कोडोन के जो कम्प्लीमेंट्री होगा वो आके यहाँ बाइंड करेगा, और फिर ऐसे ही A5, A6, A7 ऐसे करके एक लॉन्ग पेप्टाइड चेन बन जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं. ठीक है, तो ये एक्ट कहाँ करता है ये प्रोटीन सिंथेसिस में? तो ये मेनली ये 4th पोजीशन पे एक्ट करता है. ये देखो आप, यहाँ पर ये एक्ट करता है. ये क्या करता है
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मेनली ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अंदर जाता है और फिर क्या होता है, ये 50S राइबोसोम सम यूनिट पे बाइंड करता है ये, और ये क्या करता है, प्रिवेंट्स द ट्रांसलोकेशन ऑफ द एलोंगेटेड पेप्टाइड बैक टू द पेप्टिडाइल साइट। मतलब जैसे ये बन गया यहाँ पर, ठीक है, तो ये बैक में यहाँ पर आ गया पेप्टिडाइल साइट पे, तो ये यहीं पे इसको रोक देता है, इसको ये एक्सेप्टर साइट से ये फिर यहाँ पर जाने से रोकता है, यहाँ पर प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से अब क्या होगा बताओ, अब यहाँ पर नहीं जाएगा तो फिर नया एमिनो एसिड आके यहाँ पर बाइंड नहीं करेगा, एक्सेप्टर साइट पे ही कोई नया एमिनो एसिड्स टीआरएनए लेकर आता है, तो कोई नया एमिनो एसिड्स आएगा ही नहीं। अब नहीं आएगा तो फिर क्या होगा कि वहीं पर प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा, ठीक है। तो वही एसाइड अनअवेलेबल फॉर द नेक्स्ट एमिनो एसाइड टीआरएनए अटैचमेंट, अब कोई नया आकर इस पर बाइंड करेगा ही नहीं, तो राइबोसोम फेल्स टू मूव अलोंग द एमआरएनए, अब इस पे मूव करना ये छोड़ दो। अब जैसे क्या होता है कि ये मूव करता है राइबोसोम, यहाँ से यहाँ या ऐसे आगे मूव करते करते जैसे एंड होता है तो वो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब ये कोडोन ये खाली रहेगा ही नहीं, C5 खाली ही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये पहले से ही बाइंड रहेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा प्री मैच्योरली। अब ये प्रिपेयर हुआ नहीं, वहाँ से प्री मैच्योरली ये टर्मिनेट हो जाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस वहीं पे रुक जाएगा। तो सिंपल सा ये 4th पोजीशन पे ये एक्ट करता है। एग्जामिनेशन में आए तो आपको ये बनाना है, ये चार्ट जो है, और अगर आप ये जो 1 2 3 दिखा गया है, ये दूसरे ये केडी त्रिपाठी का है, और ये दूसरे एंटीबायोटिक्स का ये सारा दिखाया गया है, क्यूनोलोन हो गया, इन सब का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाया गया। तो आपको सिर्फ ये 4th वाले पे दिखाना है कि ये एक्सेप्टर साइड से पेप्टिडाइल साइड पे जाने से रोकता है ये, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है। तो सिंपल सा है कि 50S पे बाइंड किया और पेप्टिडाइल साइड पे जाने से रोक दिया, जिसकी वजह से एक्सेप्टर साइड खाली नहीं रहेगा और प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। इनके रेजिस्टेंस की बात करें, मतलब कि बैक्टीरिया जो है ज़्यादा इस ड्रग को यूज़ कर लेने से क्या होता है, बैक्टीरिया खुद में रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। तो कैसे डेवलप कर सकता है बैक्टीरिया, तो बाय एक्वायरिंग द कैपेसिटी टू पंप इट आउट। क्या करता है बैक्टीरिया कि कुछ ऐसे पंप को बना लेता है कि अगर उस ड्रग को हम लेंगे तो इस ड्रग को क्या करता है, ये फिर से बाहर कर देता है, पंप आउट कर देता है। या फिर ये क्या करेगा, बैक्टीरिया एक ऐसा एंजाइम बनाता है जो कि उसको इनएक्टिवेट कर सकता है, जैसे एरिथ्रोमाइसिन स्ट्रेज एंजाइम, ये क्या करता है, एरिथ्रोमाइसिन को इनएक्टिवेट करता है, फिर वो अपना एक्शन शो ही नहीं कर पाता है। या फिर क्या करेगा, जहाँ बाइंड कर रहा है राइबोसोम 50S पे, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन म्यूटेशन कर लेगा, जिसकी वजह से वो बाइंड ही नहीं कर पाएगा उससे। तो देयर इज अल्टरेशन इन द राइबोसोमल बाइंडिंग साइड। और क्या होता है, इसमें क्रॉस रेजिस्टेंस होता है, मतलब अगर किसी एक मेंबर, अगर कोई एक भी मेंबर मैक्रोलाइट्स का रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया बैक्टीरिया, तो सारे मेंबर उस पर एक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और क्रॉस रेजिस्टेंस दूसरे एंटीबायोटिक ग्रुप में भी होता है, जैसे क्लिंडामाइसिन और क्लोम्फेनिकोल को भी नहीं कर पाएगा। अगर मैक्रोलाइट्स का इफेक्ट नहीं हो रहा तो इन सारे का भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह का भी क्रॉस रेजिस्टेंस इसमें डेवलप हो जाता है। बात करें एरिथ्रोमाइसिन की फार्माकोकाइनेटिक, तो ये ओल्डर ड्रग है, तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स थे और फार्माकोकाइनेटिक उतने अच्छे नहीं थे। जैसे ये एसिड लेवाइल होता है, मतलब कि अगर स्टोमक में गया तो एसिड से क्या होता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है, फिर वो एक्शन शो नहीं कर पाता, इसलिए इनको एंट्री कोटेड किया जाता था ताकि वो डाइजेस्ट ना हो। फिर क्या रहता है, एब्जॉर्प्शन इज इनकम्प्लीट, सही से एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता, एंड फूड डिलेज द एब्जॉर्प्शन, इसीलिए बिफोर फूड प्रेफर किया जाता था इसको, ठीक है। टी हाफ भी बहुत कम रहता है, 1.5 आवर ही रहता है, और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है ये, ठीक है। और इसका मेटाबोलाइजेशन वही पार्टली बाइल से ही एक्टिव फॉर्म में ये जाता है, ठीक है। और फिर इनका डोज देखा है तो ये 6 आवरली 250 से 500 mg तक रहता है, और चिल्ड्रन के लिए 30 to 60। तो मिला के ये कहा जाता है कि ये उतना फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स उतने अच्छे इनके नहीं रहते हैं। फिर इनके अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करें हम, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इनका इफेक्ट ये रहता है कि ये क्या करते हैं, जीआई मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं। भाई मोटिलिन रिसेप्टर एक होता है, उसको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करके ये क्या करते हैं, मोटिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। नोजिया, वोमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक मतलब पेट के जस्ट ऊपर में थोड़ा सा पेन होना, ठीक है, ये सब तो इनमें होता है। फिर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन भी, रैसेस, फीवर, स्नोफिल काउंट बढ़ जाना, और कोलेस्टैटिक जॉन्डिस। कोलेस्टैटिक मतलब होता है बाइल स्टेसिस, मतलब रुकना, मतलब जो बाइल होता है वो गॉल ब्लैडर से वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लेकिन अगर नहीं जाए, वो बाइल का मूवमेंट रुक जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाए, बाइल क्या करता है, फैट का एमल्सिफिकेशन करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, तो इसको हम कोलेस्टैटिक जॉन्डिस बोलते हैं। तो ये भी एक खास इसका एडवर्स इफेक्ट रहता है।
ठीक है। और कुछ में हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड ऑटोटॉक्सिसिटी भी देखने को मिलता है। एडवर्स इफेक्ट आपको याद रखना है। एंटीबायोटिक्स में मैंने बताया आपको कि क्लासिफिकेशन हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहते हैं इसमें। इनका यूज़ देखा जाए तो पेनिसिलिन को बहुत सारा इसमें हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलता था, तो इसीलिए एज अल्टरनेटिव इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जैसे फेरेंजाइटिस, फेरिंग्स में इन्फेक्शन हो गया, टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो गया। मेस्टोटाइटिस क्या होता है, ये मेस्टोइड बोन होता है ईयर बोन, ईयर इंटरनल ईयर्स में, तो उसके ऊपर जो सेल रहते हैं वहाँ पर क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसको मेस्टोटाइटिस बोलते हैं। बैक्टीरिया की वजह से होता है तो उसमें यूज़ करते हैं। या फिर कम्युनिटी एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, डिप्थेरिया हो गया, इससे भी होता है। टेटनस में भी यूज़ किया जाता है इनका। और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज साइफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, सोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है इनसे जेनाइटल्स में, ग्रॉइन रीजन में। लेप्टोस्पायरिस भी ब्लड इन्फेक्शन ही होता है, ये भी एक तरह का। तो इन सब में हम पेनिसिलिन के जगह इनका यूज कर सकते हैं। और अगर फर्स्ट चॉइस ड्रग देखा जाए तो एटिपिकल निमोनिया में हम यूज कर सकते हैं, मतलब निमोनिया जो कि नॉर्मली बैक्टीरिया से ना होकर माइकोप्लाज्मा निमोनिया से हो जाए, तो इसको हम एटिपिकल बोलते हैं, तो उसमें यूज करते हैं। हुपिंग कफ हो गया जो कि बॉडी टेलर परच्यूसिस से होता है, ठीक है, इसमें हम यूज कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, कैंक्रोइड में भी यूज कर सकते हैं। तो इन सारे में इनका फर्स्ट लाइन एज ए फर्स्ट लाइन यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए इनका कुछ लिमिटेशन हो गया। एरिथ्रोमाइसिन ओल्डर ड्रग थे तो इनका नैरो स्पेक्ट्रम है, मतलब कि ज़्यादातर बैक्टीरिया पे ये एक्ट नहीं करते हैं। और गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस आपने देखा कि बहुत सारे इसमें इपिगैस्ट्रिक पेन हो गया, मोटिलिटी को इंक्रीज कर रहा, तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स थे। गैस्ट्रिक एसिड लाइबिलिटी, मतलब कि गैस्ट्रिक एसिड डाइजेस्ट कर सकता है इनको। ओरल बायोबिलिटी भी बहुत कम रहते हैं, टिश्यू पेनिट्रेशन भी कम है, और शॉर्ट हाफ लाइफ भी बहुत कम है। तो इन सारे लिमिटेशन की वजह से क्या हुआ कि न्यूअर मैक्रोलाइड्स को सेमी सिंथेटिकली प्रिपेयर किया गया, जो कि एसिड स्टेबल भी थे, मतलब गैस्ट्रिक एसिड इनको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, लॉन्ग एक्टिंग भी थे, और रैपिड एब्जॉर्प्शन भी थे। जैसे देखो आप एजिथ्रोमाइसिन, इनका अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन तो सबसे ज़्यादा इनका आज के टाइम में यूज़ किया जाता है, बहुत ही एक्सपेंडेड स्पेक्ट्रम है, इम्प्रूव्ड फार्माकोकाइनेटिक्स है, एंड गैस्ट्रिक टॉलरेंस भी इनका बहुत अच्छा है, तो सबसे ज़्यादा इनको यूज़ किया जाता है, कॉमन ड्रग है। रॉक्सिथ्रोमाइसिन भी इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए इनको यूज़ किया जाता है। फिर स्पायरामाइसिन जो रहता है इनको भी हम लोग यूज़ करते हैं, ये आज के टाइम में उतना तो नहीं है, लेकिन टेलिथ्रोमाइसिन का ज़्यादा यूज़ इसमें होता है, ठीक है। तो इसको प्रेग्नेंट वुमेन में एबॉर्शन को रोकने के लिए भी ये यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो देखिए ये तो सारे हो गए, इनका लिमिटेशन हो गया और ये सारे चीज़ें हो गए, ठीक है। लेकिन अगर देखो इनको अगर मिनोमिक्स से हम याद करना चाहें तो आपको अगर ड्रग का नाम याद करना है तो मैक्रोलाइड्स का मैक्रो याद रखिए, मैक्रोटेल, ठीक है। तो मैक्रोटेल मतलब क्या हो जाएगा कि M फॉर माइसिन याद रखना है आपको। M फॉर क्या याद रखना है कि माइसिन, मतलब इसके लास्ट में क्या रहता है, माइसिन रहता है, ठीक है। फिर A फॉर क्या हो जाएगा, A फॉर एजिथ्रोमाइसिन हो जाएगा, ठीक है। C फॉर क्लेथ्रोमाइसिन हो जाएगा, ठीक है। रो फॉर हो जाएगा रॉक्सिथ्रोमाइसिन, ठीक है। और इसको आप याद रख सकते हैं टेलिथ्रोमाइसिन T से, और E से आप याद रख सकते हैं एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहे तो मैक्रोलाइड्स का मैक्रो याद रखिए, और टेल उसमें मैक्रो, जैसे एयरटेल आता है सिम तो आप ऐसे याद कर सकते हो मैक्रोटेल, तो ऐसे याद करने में आसानी रहता है। इनका एडवर्स इफेक्ट भी आप मैक्रो से याद कर सकते हैं कि M फॉर मोटिलिटी रिसेप्टर इंक्रीज कर देता है, इन्हांस कर देता है, A फॉर एलर्जी, C फॉर कोलेस्टेसिस हो जाता है, R फॉर रैसेस एंड O फॉर ऑटोटॉक्सिसिटी। तो इस तरह से इनको आप एडवर्स इफेक्ट भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक। थैंक यू।